पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रघु। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 47वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, बीजेपी के 2 नए टारगेट का किया खुलासा। बंगाल में एसआईआर पर गरमाया माहौल, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, विधानसभा चुनाव से पहले हंगामा। असम की सियासत में घमासान, पवन खेड़ा के आरोपों पर हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार, मानहानि की चेतावनी से बढ़ा चुनावी तापमान। दिल्ली हाईकोर्ट में शराब घोटाला मामले पर सुनवाई, केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस। मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, हॉर्मोज पर टकराव से जंग और भड़कने के आसार। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। भारतीय जनता पार्टी का आज 47वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी के अगले 2 सबसे बड़े टारगेट बताए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन अब उनका नया लक्ष्य है। साथ ही इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट भी किया। उन्होंने कहा, अभी तक 3 तलाक कानून, सीएए और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जैसे बड़े लक्ष्य हासिल किया जा चुका है और इसी तर्ज पर इन दोनों लक्ष्यों को भी पूरा करना है। सर, इन दोनों टारगेट्स का कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इज वेरी क्लियर इन हिज गोल्स। भारतीय जनता पार्टी की जब से शुरुआत हुई, 3-4 ऐसे मुद्दे थे जिसे हिंदुस्तान के राजनीति में सब लोगों ने अछूत मान लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो इस आधार पे बनी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल एजेंडा है उसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन सरकार बनी, चली, फिर यूपीए की सरकार आ गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से जिस डिटर्मिनेशन के साथ और तमाम नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रेशर के खिलाफ, आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो, कई सारे फैसले, ऐतिहासिक फैसले इन्होंने करके दिखा दिया। अब ये जो 2 नया टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है कि एक यूसीसी का, तो यूसीसी का काम तो आधा ऑलरेडी शुरू हो गया। इस देश में वातावरण खराब ना हो तो हिस्से हिस्से में, अभी हाल में ही गुजरात में से एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया गया, उत्तराखंड में लगाया गया, यूपी में इसे लगाने की बातचीत चल रही है। मतलब ये कि ये किस तरीके से यूसीसी समाज में प्ले आउट करता है। उसके बाद ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुन रही है, सरकार से जवाब भी मांगा गया है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, उनके आदेश पे सरकार ये काम कर ले जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं, किसी भी सेकुलर स्टेट के लिए कोई भी मुल्क तभी सेकुलर कहला सकता है जब वहां यूसीसी लागू हो। बिना यूसीसी के कोई सेकुलरिज्म की स्थापना, उसका विचार किया ही नहीं जा सकता। और दूसरा एजेंडा जो प्रधानमंत्री मोदी का है वो बहुत बढ़िया है और हर देशवासियों को इसका समर्थन करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, हर 6 महीने के बाद हिंदुस्तान में चुनाव शुरू, सारे लोग, सारी चीजें, सारा समय बर्बाद। एक बार चुनाव हो, जैसा कि आजादी के बाद से 20 साल तक हुआ, एक साथ असेंबली का भी इलेक्शन, पार्लियामेंट का भी इलेक्शन। आप 2 महीने का टाइम रख दो, उस 2 महीने में, 5 साल में 2 महीने में आपको जो राजनीति करनी है, जो चुनाव करना है वो आप करें और उसके बाद सीधे सीधे जनता की सेवा में लग जाए। ये जो हर 6 महीने, साल में 5-5, 6-6 राज्यों में चुनाव होते हैं तो सबका समय भी जाता है, रिसोर्स भी बर्बाद होता है और सारे लोगों का ध्यान उसी चुनाव को जीतने के चक्कर में हम उल्टी पुल्टी चीजें पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह से
आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने जो सिस्टम बनाया था, जो कांग्रेस ने जगह जगह पे सरकार को तोड़ के गिरा के ये पूरे सीक्वेंस को खराब किया है, उसकी स्थापना करने की आवश्यकता है। इट्स अ बिग गोल और मुझे लगता है ये सही दिशा में भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। जी, खबरों में अब बात बंगाल की राजनीति की। आज एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। वोटिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राज्य का राजनीतिक माहौल और भी गर्मा रहा है, जिससे ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। इस बीच लगातार बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। पाकिस्तान की ओर से कोलकाता पर हमले की हालिया धमकी का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, चुनावी रैलियों में बंगाल को निशाना बनाने वाले प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा से जुड़े इस विषय पर चुप क्यों हैं? सर, सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को फिर झटका लगा है? बिल्कुल झटका लग गया है, ऐसा वैसा झटका नहीं लगा। ममता बनर्जी के एक बहुत खासम खास वकील हैं कल्याण बनर्जी, वो तो इतने गुस्सा गए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, ये एक्सक्लूजन कमीशन ऑफ इंडिया है, लोगों के वोट को काट रहा है। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है कि ममता बनर्जी को भारी नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि एसआईआर की उस प्रक्रिया, एक तो 58 लाख वोट कट गए, 60,06,000 डाउटफुल कैटेगरी में थे, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स वो सारी चीजों को देख रहे थे। अब उसके बारे में जानकारी आई है कि ये जो 60 लाख के आसपास थे, उसमें 45% लोगों का नाम कट गया, मतलब 27 लाख के आसपास लोग और कट गए। तो 58 लाख पहले कटा, अब 27 लाख अब कट गया। और जो कटा है वो ज्यादातर उसमें मुस्लिम वोटर्स हैं, ये ममता बनर्जी के हार्डकोर वोटर्स हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई, उसमें ये बताया गया कि अब जिन किसी को भी ऑब्जेक्शन है, वो जो 19 ट्राइब्यूनल्स बने हैं उसमें जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि फिर वो वोट कब देंगे? उनका नाम तो कट गया। तो अभी कई सारी संभावनाएं, वो साफ साफ लग रहा है कि मामला फंस सकता है, क्योंकि वोट देने का अधिकार तो फंडामेंटल अधिकार है, बिना उसके तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर ये जो लाखों लाख की संख्या में जिन लोगों का नाम जो डाउटफुल कैटेगरी में है, उसका निपटारा नहीं हुआ, तो फिर चुनाव कैसे होंगे? ये एक अहम सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी अब क्या करे? ममता बनर्जी तो चाह रही थी कि इन 60 लाख लोगों को वोट देने की जो का अधिकार मिल जाए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नकार दिया गया है। अब सारी जिम्मेदारी हाईकोर्ट के, कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है। उनको ये तय करना है कि किस तरीके से ये जो डाउटफुल लोग, जो लोग अब इसके ऊपर अपना ऑब्जेक्शंस देंगे, उनके केसेस को कब, कैसे और कितने समय में उसका निपटारा हो सकता है। जी, जहां एक तरफ बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ असम चुनाव प्रचार के बीच पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए 3 देशों के पासपोर्ट रखने का इल्जाम लगाया। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा और उनकी पत्नी ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज किया और इसे कांग्रेस की हताशा बताया। शर्मा ने पवन खेड़ा पर मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात कही। वहीं उनकी पत्नी ने कांग्रेस की ओर से पेश किए दस्तावेजों को फोटोशॉप बताया है, जिसके बाद से सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। सर, अब राहुल गांधी, कांग्रेस, पवन खेड़ा सब फंस चुके हैं। देखिए, आपने ये सारा काम किस लिए किया? एक दिन पहले आप जाते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा को कहते हैं कि जितना उछलना कूदना है सब कुछ जो है, और उसके बाद आप इस तरह का सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिना किसी आधार के, चुनाव जीतने के लिए। आज सर्वे आया है, मालूम चल रहा है कि 92 से 102 सीटें वहां जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। हेमंत बिस्वा शर्मा प्रचंड बहुमत से आगे चल रहे हैं, और 17 सीट, कहां 92 और कहां 17,
वो कांग्रेस के पाले। ये सर्वे बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो चालबाजियां वो काम नहीं कर रही है। लेकिन गलती तो हो गई। गलती इसलिए हो गई क्योंकि आपने बता दिया कि चीफ मिनिस्टर की जो पत्नी है उनके पास इजिप्ट, यूएई मतलब दुबई और एंटीगुआ का पासपोर्ट है। अभी कम से कम ये भी तो पूछ लिया होता। अगर एंटीगुआ में पासपोर्ट बन रहा है, इजिप्ट में पासपोर्ट बन रहा है, तो मैडम वहां गई भी थी कभी या नहीं, क्योंकि उसके लिए तो फिजिकली वहां पे होना चाहिए। दूसरी चीज, दुबई की सरकार से केंद्र सरकार ने पूछ डाला कि ये भाई पासपोर्ट है, पवन खेड़ा अकलमंद आदमी ये बता रहा है कि भाई चीफ मिनिस्टर की जो पत्नी है उसका पासपोर्ट है, जरा बताओ ये सही है या गलत। तो यूएई की तरफ से जवाब आ गया कि नहीं ये फर्जी है। इसी तरीके से बाकी जगहों से भी आ गया फर्जी है। तो ये आया कहां से? तो आया ये पाकिस्तान की सोशल मीडिया के जरिए। पाकिस्तान की आईएसआई ने कोई प्रपंच रचा, कुछ ये किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से निकली हुई हर चीज वो बिल्कुल लगता है कि ये ब्रह्म सत्य है, उठा करके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अब इनकी गिरफ्तारी होगी। और जिस तरीके से मूड है कि चूंकि आपने सीधे सीधे पत्नी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, तो ये तो हेमंत बिस्वा शर्मा आपको छोड़ेंगे नहीं। पहले भी गिरफ्तार किया गया था आपको, तो फिर ये असम पुलिस गिरफ्तार की थी, एयरपोर्ट से आपको उठा लिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके से, लेकिन बार बार अगर आप ये काम करोगे तो सुप्रीम कोर्ट भी आपकी मदद के लिए सामने नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा है कि पवन खेड़ा साहब तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जी। दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाला मामले में सुनवाई हुई। उनकी ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें सीबीआई से संबंधित सुनवाई को लेकर सवाल उठाए गए। अर्जी में कोर्ट से ये मांग की गई है कि मामले की सुनवाई में शामिल जज को अलग किया जाए क्योंकि उनके पक्ष में निष्पक्षता को लेकर शंका जताई गई। साथ ही उन्होंने इस मामले में खुद बहस करने का जिक्र किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। सर, अरविंद केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख क्या बताता है? भाई बड़ा ड्रामेबाज आदमी है ये भाई। आप मैडम जज के सामने अर्जी लगा रहे हो कि आप निकल लीजिए इस केस से, अपने आप को रिक्यूज कर लीजिए। तो जिस जज को आप रिक्यूज करने कह रहे हो उसी के ऊपर आप आरोप भी लगा रहे हो कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप सब कुछ। आप ये समझिए। और केस भी मैं खुद लड़ूंगा, वकील नहीं होगा। मीडिया, तमाशा, नौटंकी जो ममता बनर्जी ने किया ना, हालांकि कुछ नहीं कर पाई, लेकिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई नियम कानून सब तोड़ के। तो जजेज ने भी कहा चलो ठीक है बोल देने दो। जज साहब ने हालांकि उनको बता दिया कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं, आपको आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन केजरीवाल ये तमाशा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये लोअर कोर्ट में अचानक से इनके चार्जशीट को संज्ञान लेते हुए लोअर कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें आपने जो सबूत दिए इनसफिशिएंट है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, लीगल प्रक्रिया है। तो लोअर कोर्ट में जो फैसला आया तो सीबीआई हाई कोर्ट चली गई। अगर लोअर कोर्ट में यह कहा जाता कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट चले गए होते कि हमारी चीजों को नहीं सुना गया। ये लीगल प्रक्रिया है। आपको बेल नहीं मिलता था लोअर कोर्ट से, आप हाई कोर्ट आते थे, हाई कोर्ट से बेल नहीं मिलता था, सुप्रीम कोर्ट जाते थे। ये तो एक प्रोसीजर है। अब ये मसला सीबीआई लेकर के पहुंची हाई कोर्ट में, तो वहां मैडम जज को दे दिया गया है ना, मैडम स्वर्णा को। अब जज साहिबा के खिलाफ पहले ये हाई कोर्ट चले गए। चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगाया कि ये बेंच बदल दो। चीफ जस्टिस ने कहा बिल्कुल नहीं, इसी कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट में चले गई है, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। लेकिन अब क्योंकि इनको करना है ड्रामा, तो सुप्रीम कोर्ट का एप्लीकेशन जो है वापस ले लिया कि लंबा भी खींचेंगे। और अब नई पिटीशन आपने डाल दिया मैडम से ही, आप कह रहे हैं कि मैडम आप इस केस को छोड़ दीजिए। तो तुषार मेहता ने आज खेल कर दिया। उन्होंने कहा भाई जिसको जिसको ये करना है कर लो। क्योंकि है क्या कि हाईकोर्ट ने जब कह दिया कि यही बेंच होगा, यही जज होंगी, और उसके खिलाफ आप एप्लीकेशन दे रहे हो, तो सीधे सीधे कंटेम्प्ट है ना। आप जज की इंटीग्रिटी पे सवाल खड़े करने वाले होते कौन हो?
वो हाईकोर्ट ने जब वो फैसला दे दिया, आप सुप्रीम कोर्ट जाते। तो ये जो ड्रामा कि सत्यमेव जयते, हम जीत गए, हम बेकसूर साबित हो गए, इनको मालूम है कि इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, इनको फिर तिहाड़ जाना होगा, इसमें सजा होगी। तो कैसे चीजों को उलझाया जाए, मामले को पूरा पॉलिटिकल टर्न दिया जाए, इसी फिराक में थे। लेकिन ये मुझे लगता है कि तुषार मेहता ने इनकी चालाकियों को पकड़ लिया है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है। मिडिल ईस्ट की जंग कब खत्म होगी इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, पर इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकाया है। ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ा हमला करने की धमकी दी। उन्होंने कहा अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो वो उसे नर्क बना देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की बात कही है। ट्रंप के इस पोस्ट को ईरान पर अमेरिकी हमले की डेडलाइन के रूप में देखा जा रहा है। सर, अब ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, रुकेंगे वो कैसे? वो रुके तो गए। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से मैं एक बात को कह रहा हूं, ना ही इजराइल, ना ही डोनाल्ड ट्रंप और ना ही ईरान में जो चल रही सरकार है, इसमें से कोई भी पीछे जाने का अफोर्ड नहीं कर सकता। कारण अगर वो पीछे हट गए, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ जाएगी। नेतन्याहू अगर पीछे हट गए, उनको भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। और अगर ये रिजीम ईरान की अगर पीछे हट गई तो इनका तो सत्यानाशी हो जाएगा। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के बातचीत चल रही है, तो आप रेस्क्यू मिशन कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, अपनी जगह पे हो रहा है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के बड़ी परेशानी। तो धमकी आपने दे दी, गाली गलौज की भाषा, पता नहीं इस तरह की भाषा कोई मेंटली स्टेबल व्यक्ति दे सकता है या नहीं दे सकता है। अमेरिका में लोग सवाल कर रहे हैं कि इज ही मेंटली फिट टू गवर्न द नेशन। ऐसा ना हो कि वहाँ उनको बीच रास्ते में ही उनको बेदखल कर दिया जाए। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं। तो आप आज रात भर का टाइम है, आज रात भर का टाइम है, फिर वो डेडलाइन जो है वो खत्म होगा, जिसकी चेतावनी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप गिदड़ भपकियां ज्यादा देते हैं, एक्शन कम होता है, ये अभी तक देखा गया है। लेकिन जिस खींच के साथ, गाली गलौज के साथ उन्होंने इस बार स्टोन एज में भेजने की बात की है कि तुम्हारे सारे पुल को तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे पावर प्लांट्स को उड़ा दिया जाएगा, तो ये कुछ घंटों के बाद मालूम चलेगा कि बस सिर्फ उन्होंने आकर के भाषण दे दिया या फिर वो अपने दावों में, अपने धमकी में सीरियस भी है या नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।